नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर सुनील कुमार एके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज थोड़ा टाइमिंग को लेकर परिवर्तन किया गया है। सिर्फ संस्कृत और ईवीएस के क्लास में, जिस समय ईवीएस की क्लास होती थी उस समय संस्कृत की क्लास कर दी गई है, और जिस समय संस्कृत की क्लास होती थी उस समय ईवीएस की क्लास कर दी गई है। तो अगर मैं बात करूं टाइमिंग को लेकर, तो 2 बजे से 2 PM से 3 PM अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर अब संस्कृत चलेगा। यहां पर अवनीश सर के द्वारा संस्कृत की क्लास ली जाएगी, और 3 PM से 4 PM अब आपकी ईवीएस की क्लास मेरे द्वारा ली जाएगी। तो ये परिवर्तन किया गया है। ये थोड़ी समस्या आने के कारण जो है क्लास इधर उधर सर थोड़ा बिजी हो गए, जिसके कारण जो है क्लास की टाइमिंग को ऊपर नीचे किया गया है। चलिएगा, आज हम लोग ओजोन गैस की परत के बारे में चर्चा करते हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं और इसकी वायुमंडल में क्या भूमिका है, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो 3-4 पहलुओं पर हम लोग ध्यान देंगे इस क्लास पर, और थोड़ा थ्योरी हो जाएगा तो हम लोग तब प्रश्न को लगाएंगे, क्योंकि थ्योरी के बाद अगर प्रश्न लगाया जाएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हम लोग ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, जिससे कि हमारी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। चलिएगा, हम लोग शुरुआत करते हैं, क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए, हेडिंग डालिएगा ओजोन गैस परत। ओजोन गैस की परत। ओजोन गैस की परत, जिससे इंग्लिश में ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर्स। तो ओजोन लेयर्स, तो अगर थोड़ा मैं बात कर लूं पृथ्वी के चलिए, तो ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी चारों तरफ उत्कर्ष मिश्रा जी, सर जी नमस्कार, नमस्कार उत्कर्ष। और ये हमारा क्या है, वायुमंडल। ध्यान समझिए, ये हमारा वायुमंडल एटमॉस्फेयर है। वायुमंडल एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। अब मैं बात करूं तो पृथ्वी की सतह से, वायुमंडल की अगर बात किया जाए, पृथ्वी की सतह से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई, 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य, कितना बेटा, 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य, ऊंचाई के मध्य ओजोन गैस की परत पाई जाती है।
ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन गैस की परत पाई जाती है। अब अगर हम आपसे बात करें ओजोन गैस की परत पाई जाती है, तो प्रश्न ये उठता है ओजोन गैस की परत जो किस मंडल में पाया जाता है, तो आप बताएंगे समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान समझिएगा, संरचना के आधार पर अगर मैं इसे पृथ्वी मान लूं, ये हमारा क्या अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये 18 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर आपका ये इक्वेटर है और ये पोल है आपका। तो यहां पर अगर बात की जाए क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। और अगर बात की जाए तो यहां पर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है, 8 से 18 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है? आपका स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। और बात किया जाए 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है? आपका मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। और अगर मैं बात किया जाए 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर बात किया जाए, तो यहां पर पाया जाता है आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर। उसके बाद 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर मैं बात करूं, तो पाया जाता है एक्सोस्फीयर। इसके बाद क्या होता है? ये अंतरिक्ष में विलीन। प्रिया जी हाय, सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात किया जाए तो स्ट्रेटोस्फीयर, ये जो समताप मंडल है, इसी समताप मंडल में 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 20 से 35 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य जो है, यहां पर ओजोन लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए ओजोन लेयर पाया जाता है, यहां तक क्लियर। अब हम बात करते हैं इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य जो कार्य है, मुख्य कार्य सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को, तो ओजोन लेयर क्या करता है? ये सूर्य से आने वाली इनकमिंग अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सन, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक या पराबैंगनी किरणों को, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है, अवशोषित करती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, तो एब्जॉर्ब करती है। तो ओजोन लेयर क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। क्लियर है? तो यहां पर पराबैंगनी किरणों को
अवशोषित करती है। अब बात किया जाए तो जब यह अवशोषित करती, तो यहां पर बात किया जाए तो क्या, तो अल्ट्रावायलेट से, अल्ट्रा वायलेट रेज से क्या प्रभाव पड़ता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, आंखों का अंधापन, आंखों का अंधापन, आंखों का अंधापन हो, आंखों का अंधापन और चर्म रोग। अगर बात किया जाए तो स्किन कैंसर, स्किन कैंसर। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती हैं। और अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे तो विभिन्न प्रकार की नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे स्किन कैंसर, आंखों के अंधापन में क्या होती है, जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। क्लियर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो प्रमुख कार्य इसका है, अब बात किया जाए अल्ट्रावायलेट रेज कितने प्रकार की होती है, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अल्ट्रावायलेट रेज ए और अल्ट्रावायलेट रेज बी और अल्ट्रावायलेट रेज सी। अगर पूछा जाए इसमें सबसे खतरनाक कौन सा होता है, तो सबसे खतरनाक जो है अल्ट्रावायलेट रेज सी, सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक जो है अल्ट्रावायलेट रेज सी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज सी। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। ओजोन गैस परत, ओजोन गैस परत ओजोन गैस परत पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य समतापमंडल में समतापमंडल में डेंस के रूप में पाई जाती है। चलेगा, तो मैं घने के रूप में डेंस, डेंस के रूप में पाई जाती है, डेंस के रूप में पाई जाती हैं, तो डेंस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, पहला का। अब मैं बात करूं इसका कार्य क्या है। ओजोन गैस की परत, ओजोन गैस की परत ओजोन लेयर, तो ओजोन गैस की परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंचने देती है,
नहीं पहुंचने देती है, पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंचने देती है। इसलिए 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 ओजोन गैस की परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच सिक्योरिटी वाल्व कहा जाता है, सुरक्षा कवच कहा जाता है, सुरक्षा कवच कहा जाता है। सर आपकी क्लास में बहुत मजा और अच्छा लगता, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, चलेगा। अब बात किया जाए इन किरणों से क्या होता है। इन किरणों से तो अल्ट्रावायलेट रेज से, तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट, पराबैंगनी किरणों से आंखों में अंधापन, चर्म कैंसर आदि बढ़ने का खतरा होता है, आदि बढ़ने का या आदि घटने का खतरा होता है। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणों से क्या होता है, आंखों में अंधापन और चर्म कैंसर जैसे रोग जो है बढ़ने का खतरा होता है। ठीक है, अब पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होते हैं। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं। पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज ए, दूसरा अल्ट्रावायलेट रेज बी, और तीसरा जो है अल्ट्रावायलेट रेज सी, जो सबसे खतरनाक मानी जाती है, सबसे खतरनाक। तो सबसे खतरनाक जो है अल्ट्रावायलेट रेज सी होती है, या सबसे हानिकारक होती है। अब बात किया जाए, अब ओजोन गैस को, ठीक है, ओजोन गैस की परत को नुकसान पहुंचाने वाले कारक क्या हैं? ओजोन गैस की परत को नुकसान पहुंचाने वाले कारक, नुकसान पहुंचाने वाले कारक, नुकसान पहुंचाने वाले कारक क्या? तो ओजोन गैस की परत को नुकसान पहुंचाने वाले कौन से कारक है जिसके कारण ओजोन गैस की परत की मोटाई में कमी आ रही है? ओजोन गैस की परत की मोटाई में कमी आने के पीछे कौन सा कारण है, यही हमें समझना है, जिसके कारण ओजोन गैस की परत की मोटाई में कमी आ रही है। उसका मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। दूसरा अगर मैं बात किया जाए तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन,
कार्बन, HCFC। नेक्स्ट की अगर मैं बात किया जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड और हैलोजन गैस से, हैलोजन गैस से। तो हैलोजन गैसों में अगर मैं बात किया जाए, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि की अगर मैं बात किया जाए, जो हैलोजन गैसें हैं, इनके उत्सर्जन से, इनके उत्सर्जन से क्या होता है, ओजोन गैस की परत की मोटाई में कमी आती है। ओजोन गैस की परत की मोटाई में क्या आती है, कमी आती है। तो ओजोन गैस की परत की मोटाई में कमी आती है। तो इन गैसों के उत्सर्जन के कारण, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोजन गैसों के उत्सर्जन के कारण ओजोन गैस की परत की मोटाई में क्या आती है, कमी आती है, ह्रास उत्पन्न होता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं धीरे धीरे और आगे। हम अगर आपसे बात करें और आगे, ठीक, और आगे बात की जाए, ओजोन गैस को कमजोर करना है जब ओजोन गैस की परत की मोटाई में कमी आना ही क्या कहलाता है, ओजोन क्षरण कहलाता है। ध्यान समझिएगा, ओजोन क्षरण क्या होता है, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी आपका बेटा, सिर्फ आप क्लास करते रहना, एक एक लाइन आपकी क्लियर हो जाएगी। एक बार कमेंट करिए यहां तक समझ में आ गया। तो अगर बात किया जाए ओजोन गैस की परत की मोटाई में कमी आना ही, मोटाई में कमी आना ही, ओजोन गैस की परत की मोटाई में कमी आना ही ओजोन क्षरण कहलाता है। ओजोन क्षरण कहलाता है, एक एक लाइन जानिएगा, ओजोन डिप्लेशन कहलाता है। तो ओजोन गैस की परत की मोटाई में कमी आना ही ओजोन क्षरण कहलाता है, ओजोन डिप्लेशन कहलाता है। ठीक है, अब बात किया जाए, जहां कहीं अगर बात किया जाए ओजोन परत की मोटाई में बहुत कमी आ जाती है, उससे ओजोन छिद्र कहा जाता है, ओजोन होल। तो जहां कहीं, ध्यान समझिए, तो जहां कहीं ओजोन गैस की परत की मोटाई में ज्यादा कमी आ जाती है, ज्यादा कमी आ जाती है, जहां पर ओजोन परत की मोटाई बहुत कम हो जाती है, तो जब किसी स्थान पर, जब किसी क्षेत्र में ओजोन गैस की परत की मोटाई बहुत कम हो जाती है, इससे क्या कहते हैं, इससे ओजोन छिद्र कहते हैं। तो ओजोन ज्यादा कमी हो जाती है, ओजोन छिद्र कहलाता है, ओजोन छिद्र कहते हैं। क्लियर है? तो
ओजोन होल की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब वहां पर होल नहीं, तो इसका मतलब है उस स्थान पर उस क्षेत्र में ओजोन गैस की लेयर अर्थात परत की मोटाई में अधिक कमी आई है, ज्यादा कमी आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? ओजोन होल कहते हैं। ओजोन होल कहते हैं, ध्यान समझिए, ओजोन होल कहते हैं। यहां तक समझना। अब अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान समझिएगा, हमने क्या अभी देखिएगा, ये अगर हम बात करते हैं तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसी के मध्य जो है क्या पाए जाते हैं? ध्यान समझिए, हमारे पाए जाते हैं ओजोन गैस। यहां पर जो है, तो यहां पर जो O3 जो है, ओजोन गैस, O3, तो ओजोन गैस जो है डेंस रूप में पाई जाती है। जब 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य ओजोन गैस घने के रूप में पाई जाती है, घने के डेंस के रूप में पाई जाती है, डेंस के रूप में पाई जाती है। इसलिए इसे जिससे एक परत का विकास होता है, इसलिए इसे ओजोन गैस की परत कहते हैं। इसलिए इसे ओजोन गैस की परत कहते हैं। ओजोन गैस की परत कहते हैं। ओजोन गैस की परत कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। चले, अब क्या किया जा रहा है, तो बात किया जाए सीएफसी के उत्सर्जन से। किससे? सीएफसी के उत्सर्जन से, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्सर्जन से, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से, हैलोजन गैसों के उत्सर्जन के कारण ओजोन परत की मोटाई में क्या आती है? कमी आती है। तो ओजोन परत की मोटाई में हम क्या कह दे? कमी आती है। अब बात किया जाए ओजोन परत की मोटाई में क्या आ गई? देखिए अभी तक इतनी मोटाई थी, अब मोटाई में क्या आ गई? कमी आ गई। तो इस प्रकार क्या कहेंगे? जब ओजोन गैस की परत की मोटाई में कमी आती है, ओजोन गैस की परत की मोटाई में कमी आना ही ओजोन क्षरण कहते हैं। ओजोन क्षरण, उसे क्या कहते हैं? ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बात करें तो तीसरा पॉइंट अगर दिया जाए, तो जब कभी अगर बात किया जाए, जहां पे अगर बात किया जाए, अब यहां पर जो ओजोन गैस की परत है, ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर, अब देखिएगा ओजोन लेयर, तो जहां कहीं ओजोन गैस की परत में, ओजोन गैस की परत की मोटाई में ज्यादा कमी आती है। क्या आती है? ज्यादा कमी आ जाती है। जहां पर बात किया जाए, जहां पर ओजोन क्षरण हो रहा है और ओजोन क्षरण से जब होता रहता तो उसकी मोटाई क्या हो जाएगी? और अधिक कम हो जाएगी। तो ओजोन परत की मोटाई में ज्यादा कमी आती है, तो उसे क्या कहा जाता है? ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन छिद्र कहते हैं। तो ओजोन होल,
ओजोन होल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ओजोन होल कहते हैं। ठीक है, उससे क्या कहते हैं हम लोग? ओजोन होल कहते हैं। अब तक अगर बात किया जाए कहां पर देखने को मिला है, अब तक जो है दो क्षेत्रों में मिला, देखने को मिला है। ओजोन होल जो है अब तक दो क्षेत्रों में देखने को मिला है। ओजोन क्षेत्र वह किन क्षेत्रों में? एक तो बात किया जाए दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका क्षेत्र में और उत्तरी ध्रुव के आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र में देखने को मिला है। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो ये क्या है? हमारा विषुवत रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे हम विषुवत रेखा या इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, अगर मैं आपसे बात करूं ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है। और ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ है। 90 डिग्री नॉर्थ। यह आपका अगर बात किया जाए तो 90 डिग्री साउथ। ठीक है, तो 90 डिग्री साउथ, तो ये 66.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। ध्यान समझिएगा, 23.5 डिग्री साउथ। अब हम बात करेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इससे हम कर्क रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इससे हम बात करते हैं 23.5 डिग्री 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 90 डिग्री नॉर्थ को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये आपको रटा होना चाहिए। उत्तरी ध्रुव कहते हैं, आज बता दे रहे, एकदम याद होना चाहिए। और यहां पर अगर बात किया जाए तो इससे क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल आर्कटिक साइकिल, आर्कटिक सर्कल। यहां पर अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं मकर रेखा। इससे मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न ऑफ ठीक है। चले, तो यहां पर अगर बात किया जाए, यह है अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं। और यहां पर अगर बात किया जाए तो 90 डिग्री साउथ को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। अब यहां पर अगर अब हम आपसे बात करेंगे तो ओजोन छिद्र कहां पर देखने को मिला? अगर बात किया जाए जो यह क्षेत्र है, तो ठीक है, तो जो अगर बात किया जाए आपका यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र, और इस क्षेत्र में देखने को मिला है।
तो अगर मैं आपसे बात करूं तो अब तक जो है, अब तक 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिका वृत्त, और 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त के ऊपर आर्कटिक वृत्त के ऊपर ओजोन क्षेत्र देखे गए, ओजोन छिद्र देखे गए, ओजोन छिद्र देखे गए। ओजोन छिद्र देखे गए। यहां तक समझ में आ गया? एक बार कमेंट करिए। यहां तक समझ में आ गया हो तो एक बार आप लोग कमेंट करिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। अगर बात करें सबसे पहले ओजोन छिद्र कहां पर देखा गया, किसके ऊपर देखा गया, तो सबसे पहले जो है ओजोन छिद्र अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ओजोन छिद्र अंटार्कटिका वृत्त के ऊपर, अंटार्कटिका वृत्त के ऊपर अंटार्कटिका वृत्त के ऊपर देखा गया। प्रश्न पूछा जाता सबसे पहले ओजोन छिद्र कहां देखा गया, तो सबसे पहले ओजोन छिद्र अंटार्कटिका वृत्त के ऊपर देखा गया, अंटार्कटिका वृत्त के ऊपर देखा गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब बात किया जाए तो सबसे पहले अगर बात किया इसकी जानकारी किसने दिया था, तो सबसे पहले ओजोन छिद्र की जानकारी या ओजोन छिद्र की जानकारी सबसे पहले ब्रिटिश विद्वान फॉरमैन ने दिया था। ठीक है, तो अगर बात किया जाए सर्वप्रथम जानकारी, अगर मैं आपसे बात करूं तो सर्वप्रथम जानकारी ओजोन छिद्र से ओजोन छिद्र से संबंधित सर्वप्रथम जानकारी ब्रिटिश विद्वान फॉरमैन ने दिया था। किसने दिया था? फॉरमैन ने दिया था। फॉरमैन ने दिया था। किसने दिया था? फॉरमैन ने दिया था। यहां तक क्लियर हो गया? एक बार कमेंट करो बेटा। ठीक है, चलिए अब बात आगे करते हैं। ओजोन गैस की परत के क्षरण को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर 1985 में सर्वप्रथम वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे वियना कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं ओजोन गैस की परत के क्षरण को रोकने के लिए ओजोन गैस की
परत के क्षरण को रोकने के लिए क्षरण को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर एक बैठक बुलाएगी। वैश्विक स्तर पर एक बैठक बुलाई गई। अपनी भाषा में बताइए, वैश्विक स्तर पर एक बैठक बुलाई गई। तो जब वैश्विक स्तर पर एक बैठक बुलाई, कहां बैठक बुलाई गई? ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। ऑस्ट्रिया के वियना शहर में एक बैठक बुलाई गई जिसे वियना कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से? वियना कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जिससे कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। आरपी जोशी जी हाय, स्वागत है। चलिए, जिसे वियना कन्वेंशन के नाम से जाना जाता। तो यह बैठक कब बुलाई गई? 1985 में। ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात किया जाए, इसके पश्चात 16 सितंबर 1987 16 सितंबर 1987 चलिए, तो 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक आयोजन किया गया। एक बैठक बुलाई गई जिसे यहां पर जो रूल को पास किया गया, जो एग्रीमेंट हुआ, जो संधि समझौता हुआ, जो भाग लेने वाले देशों को लागू करना था, उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौता कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौता कहते हैं, जिसे कब लागू किया गया? जिसे लागू की अगर बात किया जाए 1989 में किया गया। जिसे लागू जो है 1989 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? तो 1989 में लागू किया गया। अब देखें, अब इसीलिए अगर बात किया जाए
16 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। संरक्षण दिवस के रूप में, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? ओजोन परत के संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यह था आपका ओजोन परत एवं क्षरण। तो ओजोन परत एवं ओजोन परत के क्षरण की बात हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो ओजोन परत एवं ओजोन परत के क्षरण के बारे में बात कर ली। तो अब हम लोग जो कल देखेंगे ईबीएस के तहत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण, तो वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत अगर हम आपसे बात करेंगे तो वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत इसी में हम बात करेंगे नेशनल पार्क पढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा, हम लोग इसी में हम लोग नेशनल पार्क पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पार्क इसी में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, राष्ट्रीय पार्क हम लोग इसी में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पार्क हम लोग इसी में पढ़ेंगे। साथ में अगर बात किया जाए, पार्क हो गया, इसके बाद अगर हम आपसे बात करेंगे वन्यजीव अभयारण्य पढ़ेंगे, वन्यजीव अभयारण्य पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। इसी में अगर बात किया जाए तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसी में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग पढ़ेंगे। साथ में हम लोग और क्या पढ़ेंगे, साथ में हम लोग जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र पढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व क्षेत्र पढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे हम लोग, टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे। साथ ही में हम लोग अगर बात किया जाए टाइगर रिजर्व के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे पक्षी वन्य विहार, पक्षी विहार को हम लोग पढ़ेंगे, पक्षी विहार को पढ़ेंगे। साथ में हम बात करेंगे हाथी परियोजना, एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे हेम तेंदुआ परियोजना, हेम तेंदुआ परियोजना, हेम तेंदुआ संरक्षण के लिए जो परियोजना चलाया गया है वह पढ़ेंगे। अब बात करें, ये जो प्रमुख पाठ है इसी के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। तो सारे चर्चा हम लोग इसी के अंतर्गत करेंगे, वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत। वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत अगर हम बात किया जाए तो यहां पर अगर संरक्षण की बात किया जाए, वन्यजीव के मतलब है यहां पर जीवों की संरक्षण किया जाता है, जीवों को एवं वनस्पतियों। जब जीवों एवं वनस्पतियों का साथ में हम क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उसके लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे, एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है, वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण तो थोड़ा फैक्चुअल भी है
लेकिन कॉन्सेप्ट को, हम फैक्चुअल को कॉन्सेप्ट से कैसे पढ़ाएंगे यही आपको देखना भी रहेगा, यही आपको समझना रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। कल अपने ही समय, और जो क्लास की टाइमिंग है, टाइम याद रखिएगा बेटा, टाइम इस समय जरूर याद रखिएगा, 3 बजे दोपहर की अगर बात किया जाए, दोपहर 3 बजे से, दोपहर 3 बजे से आपके सामने मैं ईवीएस लेकर उपस्थित रहूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं अपने समय दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।